हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के बीच फिर फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, लाइट चैप्टर। इसके पिछले क्लास में हम लोग 2 वीडियो में देख पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन कर लेंगे। जो 2 क्लास में किए हुए थे उसको एक नोट्स के साथ रिवीजन कर लेंगे और आप लोग साथ में नोट्स बनाते भी जाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए, प्रकाश सर होता क्या है? प्रकाश जो सर एक प्रकाश का क्या है, मीडियम है जिससे हम कोई चीज़ को देख पाते हैं। अगर ये प्रकाश नहीं रहे तो हम कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे। क्लियर है? और ये प्रकाश जो है सर हमारा कितने कलर का मिश्रण है? 7 रंगों का ये मिश्रण होता है। कितने कलर का मिश्रण है? 7 रंगों का। ये कैसे देखा गया? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है श्वेत प्रकाश? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। देखिए सर, ये क्या है? मिरर है। ये क्या है? मिरर है। ये नीचे क्या है? कलई किया हुआ है। ये कलई किया हुआ, बताइए ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे, यानी कह सकते हैं इसको आपतित किरण। ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट होकर के, यानी इससे टकरा करके ये लौट रही है, ये लौट रही है, तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे आपतित किरणें आ रही है इस पे खींचा गया लंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। चलिए, अब इसके यानी अब हम समझ गए, जो किरणें दर्पण पे आ रही है उसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। आपतित किरण। जो किरणें दर्पण से टकरा करके लौट रही है उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरणें। आपतन बिंदु पर खिंचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। यानी हम तीनों का डेफिनेशन अगर चाहे तो लिख सकते हैं, और से हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही कवर किए हैं। चलिए सर, अब हम लोग आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यानी प्रकाश के परावर्तन का सर क्या नियम है। पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, यानी एंगल आई बराबर आर। एंगल आर, यानी एंगल आई किसको कहेंगे सर? एंगल आर किसको कहेंगे? देखिए इस फिगर में एंगल आई, इसको क्या कहेंगे सर? एंगल आई। इसको क्या कहेंगे? एंगल आर। यानी हम कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन का कोण एंगल आई। इसको किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? आई के द्वारा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन का कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसको सर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का कोण। क्लियर है? यानी पहला नियम क्या है? एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा सर? एंगल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। यही पहला नियम कहा गया। यानी ये एक ही मीडियम में ये घटना होगा। रिफ्लेक्शन जो होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है सर, अगर परावर्तन हो रहा है इसका मतलब मीडियम चेंज नहीं होगा, एक ही मीडियम में घटना होगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। प्रथम नियम एंगल आई बराबर आर किस दर्पण पे कार्य करेगा? आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, बताइए सर प्रथम नियम जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है सर, एंगल आई बराबर जो आर होता है, ये किस दर्पण पे कार्य करेगा? तो आपका जवाब होगा सर यह सभी दर्पण पे कार्य करेगा, चाहे वो अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे समतल हो। अवतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकेव। उत्तल को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। समतल को क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। क्लियर है सर? चलिए, एक क्वेश्चन और देखिए आपके सामने है, क्या है? देखिए प्रथम नियम किस सतह पर काम करेगा? यानी ये पूछा गया है प्रकाश का जो परावर्तन का जो पहला नियम है ये किस सतह पे काम करेगा? देखिए सर ये दोनों सतह पे कार्य करेगा, यानी चिकनी और खुरदरी, यानी स्मूथ और रफ सरफेस, ये दोनों सतह पे काम करेगा। फर्क बस इतना होगा कि चिकनी सतह पे इमेज क्लियर दिखेगा, खुरदरी सतह पे इमेज क्लियर नहीं दिखेगा। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं दिस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर एंड सरफेस, यानी ये लॉ जो है सर सभी प्रकार के मिरर और सभी प्रकार के सरफेस के लिए
क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है सर, वैलिड है, यानी क्या है, मान है। क्लियर है सर। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 25 डिग्री विद द प्लेन मिरर, यानी मिरर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 25 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, किरणें जो आ रही है वो मिरर के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, सिर्फ 25 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। आप एक चीज़ बताइए सर, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये बताइए ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 25 65 डिग्री होगा। बताइए जब ये 65 तो ये भी 65 होगा, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, यानी प्रकाश के परावर्तन के अनुसार हम कह सकते हैं एंगल आई बराबर क्या होता है सर, एंगल आर होता है। तो एंगल आई 65, तो एंगल आर भी क्या होगा, 65। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच का कोण, यानी टोटल एंगल पूछा गया हमसे। तो टोटल एंगल पूछा जाएगा तो क्या होगा, 65 प्लस 65 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना एंगल हो जाएगा सर, 130 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। चलिए एक पॉइंट और हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों की चाल जो होगी हमेशा क्या होगी, समान होगा। यानी हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ हैव सेम स्पीड, यानी दोनों का स्पीड क्या होता है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कि रे का स्पीड क्या हो, स्पीड ऑफ रे क्या हो जाएगा, सेम होगा। यानी जो आपतित किरण का होगा स्पीड वही स्पीड क्या होगा, परावर्तित किरण का होगा। यानी किरणें जिस तरह से आएगी जिस स्पीड से, उसी स्पीड से टकरा करके लौट भी जाएगी, इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण की चाल जो होती है, दोनों का चाल क्या होता है सर, यानी बराबर होता है। हम कह सकते हैं क्या होगा सर, ये बराबर होगा, दोनों का चाल क्या होगा, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों का चाल क्या होगा, बराबर होगा। चलिए यानी हम लोग सेकेंड लॉ में क्या क्या पढ़े, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा, एक ही लाइज इन सेम प्लेन। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़े इसमें सर, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों की चाल जो होगा क्या होगा सर, समान होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, अगर दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दें तो परावर्तित किरणें कितने कोण से घूम जाएगी। देखिए सर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दें, मान लीजिए ये दर्पण है, इसको अब घुमा करके थीटा कोण पे क्या कर दिया, घुमा दिए, तो परावर्तित किरणें कितने कोण से घूम जाएगी। क्वेश्चन ये है, इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल, क्या होगा, कितने एंगल से परावर्तित किरणें घूम जाएगी, क्वेश्चन ये है। चलिए देखिए एक डायग्राम है आपके सामने, इसको गौर से देखिएगा सर। ये देख रहे हैं ये क्या है सर, ये आपका मिरर है। ये पहले इस स्टेज में था मिरर, तब ये इंसिडेंट रे ये थी और रिफ्लेक्टेड रे ये था। जब अब हम मिरर का पोजीशन देखिए, यहाँ पे अब हम चेंज कर रहे हैं, ये मिरर का पोजीशन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। यानी ये मान लीजिए एक्स, ये वाई था, तो इसको क्या बोल देंगे एक्स डैश, इसको क्या बोलेंगे वाई डैश। कितना एंगल से घुमाए, थीटा से। तो जब ये थीटा से मिरर को घुमाएंगे तो अभिलंब जो है सर कितने एंगल से घूम जाएगा, थीटा से। यानी देख रहे ये पहले का है, यानी जब इस तरह से मिरर था तब ये नॉर्मल था। जब ये मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, जब मिरर को क्या कर दिए, रोटेट कर दिए थीटा एंगल से, तो अभिलंब भी क्या हो जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा। लेकिन परावर्तित किरणें कितने एंगल से घूम जाएगा, 2 थीटा से। कितना से घूमेगा सर, ये 2 थीटा से, यानी दुगुने एंगल से क्या हो जाएगा, परावर्तित किरणें क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। क्लियर है। चलिए आपका जवाब क्या होगा सर पिछले वाले क्वेश्चन का,
यानी मिरर को जब थीटा कोण से घुमा देते हैं तो परावर्तित किरणें कितने एंगल से घूम जाएगी, तो आपका सही जवाब होगा कितने एंगल से घूमेगा। आगे अगर ऑप्शन में आपको 2 थीटा, 1 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा दे दे तो आप कितना देंगे, राइट जवाब क्या होगा, 2 थीटा इज द राइट आंसर। कितने एंगल से, अगर आपसे नॉर्मल के बारे में पूछ ले तो नॉर्मल थीटा एंगल से घूमेगा, परावर्तित किरणें 2 थीटा एंगल से घूमेगा। जब मिरर को टिल्ट करेंगे, चलिए एक प्रकार का और केस है, थोड़ा स्टडी करते हैं इस केस के बारे में। देखिए सर, ये 2 मिरर है, ये 2 मिरर है, दोनों को हम क्या कर दिए हैं, ज्वाइंट कर दिए हैं 90 डिग्री पे। क्लियर है, देख रहे हैं एक साइड हम क्या किए, इस पे इंसिडेंट रे क्या यानी आपतित किरणें आई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चली गई, दूसरी मिरर पे। ये दूसरी मिरर के लिए क्या, कौन सा किरण बन गया, इंसिडेंट, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो किरणें दर्पण से टकरा करके बाहर निकल रही है, दोनों दर्पण से टकराने के बाद, तो उसको क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरणें। क्या कहेंगे इसको, इमर्जेंट रे, निर्गत किरणें। देखिए इंग्लिश में भी है, इफ एंगल बिटवीन 2 मिरर इज 90 डिग्री द इंसिडेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इमर्जेंट रे। यानी इसमें कहा गया जब 2 दर्पण को आप 90 डिग्री से जोड़ देते हैं, उसके बाद अगर कोई किरणें एक दर्पण पे डालते हैं तो वो दूसरी जो निर्गत किरणें होती है, जो बाहर निकलती है किरणें, वो आपतित किरणें की क्या होती है, समांतर होती है। यानी यदि 2 दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे की क्या होती है, इन पैरेलल होती है, यानी समांतर होती है। अगर आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपतित किरण किसके समांतर होगी, तो आपके ऑप्शन में दे दे तो आपका जवाब क्या होगा, इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरणें की क्या होगी, ये दोनों देख रहे हैं क्या है, समांतर है। चलिए एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए अब हम मिरर को नहीं रोटेट करें, किसको, मिरर को अगर थीटा से नहीं घुमाएं, अगर हम इंसिडेंट रे को ही अगर हम थीटा कोण पे क्या कर दें, घुमा दें, चेंज कर दें, तो क्या होगा, ये एंगल तो पहले आई था, अब क्या हो जाएगा एंगल, अब चेंज कर दिए थे, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा। तो यानी हम कह सकते हैं जब इंसिडेंट रे को, आपतित किरणें को अगर हम थीटा एंगल से घुमाएंगे तो परावर्तित किरणें भी कितने एंगल से घूम जाएगी, थीटा एंगल से। यदि इंसिडेंट रे को थीटा कोण पे घुमाया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा कोण पे घूमेगी। यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, बोल सकते हैं। चलिए ये आपका केस का स्टडी हो गया। एक बार मिरर को टिल्ट किए तो क्या असर होगा, आपतित किरण पे तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, चेंजिंग होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगी और नॉर्मल जो है सर थीटा से घूम जाएगी। जब हम 2 मिरर को 90 डिग्री पे जोड़ दिए, अगर उस पर कोई किरणें इंसिडेंट किए तो उससे जो निर्गत किरणें जो निकली वह क्या हुआ, एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है। यानी आपतित किरणें और निर्गत किरणें एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। उसके बाद तीसरा केस हम लोग स्टडी ये किए थे, लास्ट केस क्या स्टडी किए थे, अगर आपतित मिरर को फिक्स रखा जाए, मिरर को इसको फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इसको फिक्स कर दिया जाए और आपतित किरणें को अगर हम थीटा से चेंज करें तो परावर्तित किरणें भी थीटा से चेंज हो जाएगा। यानी आपतित किरण को अगर थीटा कोण पे घुमाएंगे तो परावर्तित किरणें भी कितना कोण पे घूम जाएगी, थीटा कोण पे घूम जाएगी। क्लियर है। चलिए सर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसी में। देखिए पेड़ पौधे का हरे रंग क्यों दिखाई देता है, पेड़ पौधे का हरे रंग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि पेड़ पौधे हरे रंग को परावर्तित करता है। जो रंग मेरे आँख के रेटिना पे पड़ेगा हम उस वस्तु को उसी कलर का देखेंगे। यानी पेड़ पौधा हरा रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पेड़ पौधा हरा रंग को क्या कर देता है, क्योंकि प्रकाश जो श्वेत प्रकाश जो है सर कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें कि पेड़ पौधा क्या करता है, हरा प्रकाश को, ग्रीन लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है मेरे आँख के रेटिना पे, जिसके चलते हम उसको किस तरह का देखते हैं, हरा रंग का देखते हैं। क्लियर है। देखिए एक नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए
कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह क्या करता है, परावर्तित करती है। हम कह सकते हैं इंग्लिश में, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑफ द सेम कलर विच इज रिफ्लेक्टेड बाय इट, यानी जो कलर का होता है वह उस रंग को क्या कर देता है, ठीक उसी रंग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसके चलते हम उसको उसी रंग का देखते हैं। यानी पेड़ पौधा जो है हरा रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाद बाकी रंग को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते हम उसको कैसा देखते हैं, ग्रीन देखते हैं, यानी हरा देखते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए, ग्रीन कलर, रेड कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ड्यू टू इट रिफ्लेक्टेड बाय ग्रीन कलर एंड रेड कलर ओनली। कोई ग्रीन कलर और लाल कलर का वस्तु क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वह ग्रीन कलर और लाल कलर को ही क्या करता है, परावर्तित करता है। यानी कोई वस्तु हरे रंग, लाल रंग आदि की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग और लाल रंग को क्या करती है, परावर्तित करती है। यानी हम आपको पहले ही बोले, अगर जो वस्तु है जो कलर को रिफ्लेक्ट करेगी हम उसको उसी कलर का देखेंगे। क्लियर है। देखिए, ब्लैक कलर क्या होता है, ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू एब्जॉर्ब्स ऑल कलर, यानी बिग ब्योर जो होता है ये क्या है, 7 कलर है, व्हाइट कलर 7 कलर है, प्रकाश 7 कलर का क्या है, मिश्रण है। यानी ब्लैक कलर हम कोई चीज़ को क्यों देखते हैं, अगर कोई वस्तु प्रकाश के सारे रंग को, यानी प्रकाश के 7 रंग को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, यानी एब्जॉर्ब कर ले, अपने से लौटने नहीं दे, तो उस वस्तु को हम कैसा देखेंगे सर, काला देखेंगे। जब वह काला देखेंगे तो अब एक चीज़ बताइए, गर्मी के दिनों में काला वस्त्र पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, गर्मी काफ़ी लगेगा, इसलिए ठंडी के महीनों में काला कपड़ा ज़्यादा पहना जाता है। गर्मी के महीनों में उजला कपड़ा ज़्यादा पहना इसलिए जाता है क्योंकि उजला कपड़ा जो है सर 7 कलर को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है आँख के रेटिना पे, जिसके चलते हम उसको उजला देखते हैं। अगर वह 7 कलर का रिफ्लेक्शन कर देगा तो बताइए वह हीट का एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए गर्मी के दिनों में हमें कौन सी कपड़ा पहनना चाहिए, उजला कपड़ा पहनना चाहिए। क्लियर है सर। चलिए अब हम लोग ये तो डिस्कस कर दिए, यानी क्यों सफ़ेद रंग की कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वे सभी रंग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। अगर परावर्तित कर देंगे बताइए हीट एब्जॉर्प्शन इसमें कम होगा कि ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा, जिसके चलते इसको कब पहना जाएगा, गर्मी के महीनों में पहना जाएगा। देखिए, रेड कलर अपीयर्स, रेड रोज अपीयर्स ब्लैक इन ग्रीन लाइट। देखिए, लाल गुलाब हरे लाइट में कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई, जैसे ही कलर चेंज होगा ऑलवेज अपीयर कैसा होगा, हमेशा कैसा कलर दिखेगा हमको, जैसे कलर चेंज करेंगे तो रेड रोज कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। रेड रोज, रेड लाइट, रेड कलर दिखाई देगा। रेड रोज है, रेड लाइट देंगे तभी रेड दिखेगा, बाद बाकी कोई भी लाइट अगर उस पर देंगे तो हमको कैसा दिखेगा, ऑलवेज अपीयर्स, यानी हमेशा कैसा दिखेगा, रेड रोज, ब्लैक कलर दिखेगा। क्लियर है। चलिए सर अब हम देखिए पेड़ पौधे, एक क्वेश्चन है पेड़ पौधे पर। देखिए सर, जो भी ये क्वेश्चन है पूछा हुआ है कहीं ना कहीं एग्जाम में, इसलिए आप एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा करता है, यानी सब पहला चॉइस तो आपका सफ़ेद प्रकाश होगा क्योंकि इसमें 7 रंग का मिश्रण है, पहला ऑप्शन तो ये दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो रेड और ब्लू, यानी लाल और नीले प्रकाश जो होते हैं इसको आप सेकंड चॉइस दे सकते हैं। अगर व्हाइट लाइट नहीं दिया हुआ है तो लाल और नीले प्रकाश आप दूसरा आंसर दे सकते हैं। यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक करता है, पहला चॉइस तो सफ़ेद होगा, दूसरा क्या होगा, लाल और नीले। क्लियर है। चलिए सर, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण किस, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। हम कह सकते हैं किस रंग में सबसे कम होता है, हरे रंग में, क्योंकि हरा रंग को क्या कर देता है, वह रिफ्लेक्ट कर देता है। जब वह एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस क्रिया होगा, नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम कौन सी लाइट में होगी, हरे प्रकाश में, ग्रीन लाइट में सबसे कम होगी। क्लियर है। चलिए
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, ये है हम लोग का प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन इसको बोलेंगे, REF रिफ्रैक्शन। देखिए, when light enters from one medium to another medium, this event is called refraction। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है सर? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। चलिए देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है, गौर से देखिएगा इस डायग्राम को। आप देख रहे हैं ऊपर वाला क्या है? एयर है, तो एयर वाले मीडियम को हम रेयर मीडियम कह सकते हैं। वाटर सघन माध्यम है, सघन माध्यम को डेंसर मीडियम कह सकते हैं। ऊपर में देख रहे हैं वाटर है तो हम क्या कहेंगे? इसको डेंसर मीडियम। नीचे में वाटर है, एयर है, तो इसको क्या कहेंगे? रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम। यानी अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें आती है तो वह किधर मुड़ जाती है? अविलंब की ओर। किधर मुड़ जाती है? अविलंब की ओर। अगर विरल माध्यम से सघन में माध्यम में आती है तो किधर मुड़ जाती है? किधर मुड़ जाती है? अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें आती है और विरल माध्यम में जब जाती है तो वह क्या हो जाता है? ये नॉर्मल से यानी नॉर्मल से क्या, अविलंब से क्या हो जाता है? दूर भाग जाते। देख रहे हैं ये प्रकाश अविलंब से काफ़ी एंगल बना रहा है, ये बहुत कम बना रहा है क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रहा है। तो अविलंब और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? एंगल क्या होगा? कम होगा इसका। डेंसर मीडियम में कम होता है, रेयर मीडियम में क्या होता है? अविलंब से दूर चला जाता है। और सघन मीडियम में क्या होता है? अविलंब के पास आ जाता है प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद। चलिए, इसी को तो कहते हैं सर आई, इसी को तो कहते हैं आर। आई और आर देख रहे हैं, आई को क्या कहेंगे? आपतन का कोण। एंगल आर को क्या कहेंगे? अपवर्तन का कोण। देख रहे हैं मीडियम 1 एंड मीडियम 2। देख रहे हैं ये दो मीडियम में जब प्रकाश की किरणें जाएगा तभी ये घटना अपेयर होगा, यानी तभी हम कहेंगे ये प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग कुछ और इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब प्रकाश अपना माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलता है तो उसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। यानी हम कह सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं बदलेगा? तो प्रकाश का एक तो रंग नहीं बदलेगा, दूसरा क्या नहीं और बदलेगा, और उसका वो प्रकाश का फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलेगा। हम कह सकते हैं when light enters from one medium to another medium its color and frequency do not change। हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का क्या चीज़ नहीं बदलेगा? रंग और उसका आवृत्ति नहीं बदलता है। क्लियर है सर? चलिए, प्रकाश का रंग आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो रंग होता है सर वह फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है, न कि तरंगदैर्घ्य पे। प्रकाश का जो रंग होता है सर किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। और वेवलेंथ पे ये डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? हम कह सकते हैं ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, यानी देख रहे हैं लाइट, कलर ऑफ लाइट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी किस पे डिपेंड करता है? प्रकाश का रंग किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम क्या है? साइन आई, आई क्या है? आपतन का कोण। एंगल आर क्या है? अपवर्तन का कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? म्यू। यही म्यू को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं सर?
अपवर्तनांक एक कैसा राशि है? मात्रहीन राशि है। देख रहे हैं ऊपर में साइन आई है, नीचे में साइन आ रहा है, दोनों से रेडियन कैंसिल हो जाएगा, एंगल से एंगल कैंसिल हो गया। तो बताइए इसका कोई यूनिट होगा? इसमें नहीं होगा, नो यूनिट होगा। तो हम कह सकते हैं ये अपवर्तन का एसआई यूनिट क्या होता है? यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले बताइए अपवर्तनांक का यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा? सर यूनिटलेस होगा, क्योंकि साइन आई बाय साइन आर होता है एन बराबर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग लाइट का स्पीड क्या होता है सर? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए सर प्रकाश की जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं इसको सर? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी देख सकते हैं कितना तेज है, कितना फास्ट है। देखिए कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आपके सामने दिया गया है, और यहाँ पे देखिए गौर से, निर्वात में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है? एन का मान 1 होता है। पानी में पानी का क्या होता है? 1.33 होता है। ग्लास का क्या होता है? 1.5 होता है। हवा का क्या होता है? 1.0003। डायमंड का क्या होता है? 2.4। यानी अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है? डायमंड का होता है। चलिए ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा, ताकि न्यूमेरिकल आपसे बनने में क्या हो? हेल्प हो, सहायता मिले आपको। यानी ये न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए आप ये वैल्यू को एक बार फिर से देख लीजिए। निर्वात में एन का मान कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 होता है। पानी का कितना होता है? 1.33। 1.33 को क्या लिख सकते हैं? 4/3 भी लिख सकते हैं। ग्लास का क्या होता है? 1.5 होता है। हवा का क्या होता है? 1.003। डायमंड का क्या होता है? 2.4 होता है। क्लियर है? चलिए सर अब हम आते हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में जो होगा वैक्यूम में प्रकाश का चाल सबसे अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ठोस में न्यूनतम होता है। ठोस में जो है न्यूनतम होता है प्रकाश का चाल। हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड मिनिमम इन सॉलिड। यानी सॉलिड में सबसे कम, निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। आप देख लें नीचे में ऑर्डर दिया हुआ है, वैक्यूम में सबसे अधिक, उसके बाद हवा में, उसके बाद लिक्विड में, सबसे कम किस में? सॉलिड में। ये सबसे मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, और ये वैक्यूम में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? देख रहे हैं? चलिए अब हम थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? देखिए एन और म्यू, एक तो साइन आई बाय साइन आर से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? साइन आई बाय साइन आर से। एक और हम दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश की चाल, अगर ये दोनों का रेशियो ले लें तो हमको क्या निकल के आ जाएगा? अपवर्तनांक निकल के आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे आएंगे, उस समय ये फार्मूला काफ़ी यूजफुल होगा। इसलिए अभी आप गौर से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, यही दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। यानी हम एन या म्यू हम क्या बोल सकते हैं? C/V। भी जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, ये के C जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है? चलिए एक देखिए, एक क्वेश्चन है, एपेरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ, यानी आभासी गहराई और वास्तविक गहराई कभी कभी पूछ लेता है, और ये लाइट चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखिए आभासी गहराई बराबर क्या होता है? आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। क्या होता है फार्मूला? आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। अगर हम कर दें एन क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? आभासी गहराई निकल जाएगा। यानी आभासी गहराई बराबर क्या होता है सर? एक्चुअल डेप्थ बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एपेरेंट डेप्थ इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू। यानी हम कह सकते हैं आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, यानी वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक क्या देता है? आभासी गहराई देता है।
चलिए अब हम आगे आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, देख रहे हैं आभासी गहराई किसको कहते हैं। देखिए जो रियल में है, जो रियल डेप्थ है, इसको क्या कहेंगे, एक्चुअल डेप्थ, वास्तविक गहराई। सिक्का मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है, तो ये यहाँ से ये क्या है, रियल डेप्थ, सॉरी ये से यहाँ क्या है, इसको क्या कहेंगे, एक्चुअल डेप्थ कहेंगे। अब देखिए लेकिन पानी के नीचे जब हम कोई भी एक मान लीजिए कंटेनर है, ये कंटेनर में अगर सिक्का रखते हैं, सिक्का नीचे में रहता है, सरफेस पे रहता है, लेकिन हमको लगता है कि सिक्का उठा हुआ है। कहाँ है सिक्का, सिक्का यहाँ पे लगता है कि सिक्का यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको लगता है कि इतना ही गहराई है। कितना गहराई है, इतना है, लेकिन एक्चुअल में है कितना, यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन हमको फील कितना होता है, इतना गहराई। इसी गहराई को क्या कहते हैं, एपेरेंट विथ, एपेरेंट डेप्थ या वर्चुअल डेप्थ या इमेजिनरी डेप्थ, यानी आभासी गहराई बोल सकते हैं इसको आप। एन जो होता है माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक। मान लीजिए इसमें पानी है तो पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33, यानी 4/3 हम वैल्यू लेते हैं उसका, यानी अपवर्तनांक का हम इससे पहले ही चार्ट आपको दिखाए थे। हम आपको पहले ही बोले अपवर्तनांक का जो वैल्यू हम एक जगह लिख दिए ताकि वो आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको अपने खुद से ट्राई कीजिए, आपके सामने है, पहले वीडियो को रोक करके अपने से ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन है सर, यदि आभासी गहराई 3 मीटर तथा पानी का अपवर्तनांक कितना हो तो वास्तविक गहराई बताइए। आभासी गहराई दे चुका है, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, अपवर्तनांक का भी वैल्यू दे दिया है, पानी है तो पानी का अपवर्तनांक का भी वैल्यू दिया हुआ है 1.33। अगर आपको नहीं दे तो आपका डाटा एकदम याद होना चाहिए, कितना होता है, 1.33 होता है। तो वास्तविक गहराई हम जानते हैं, आभासी गहराई बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। क्या होता है, वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। अब बताइए आभासी गहराई 3 मीटर, 3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ यानी वास्तविक गहराई बटे 1.33। अब बताइए AD बराबर हम लिख सकते हैं, ये दोनों इसको इधर भेज देंगे, बटे 1 है, तो AD बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD बराबर क्या लिखेंगे, 3:1.33, 1.33, तो 3:1.33 को क्या लिख सकते हैं, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना मीटर हो गया, एक्चुअल डेप्थ 4 मीटर, यानी कितना होना चाहिए, एक्चुअल वास्तविक गहराई कितना होना चाहिए सर, देख रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 3:4/3, तो कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। तो हम वास्तविक गहराई क्या होगा, 4 मीटर होगा, ये सही जवाब होगा। देख रहे हैं इस तरह से हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। चलिए सर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे कैरी करेंगे, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा दिए हैं यहाँ तक आप नोट्स कंप्लीट कर लें अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप मेरे चैनल से मूव आउट भी कर सकते हैं, कोई इसमें जोर नहीं है, आपको प्रेशर नहीं है कि आप इससे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़िए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मेरे चैनल के साथ हट भी सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे इधर से। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्त लोग के साथ भी फॉरवर्ड करें, ताकि हम आगे आने वाले समय में आपको एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट इस चैनल के द्वारा आपको हम प्रोवाइड कर सकें। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।